औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज शाम को वो कोरोना के लिए बिहार की स्थिति को देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तमाम रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद कल से बिहार में आवश्यक पाबंदियां लगा दी जाएंगी। जिसका साफ मतलब यह है कि सरकार को अब लगने लगा है कि बिहार में कोरोना पांव फिर से पसारने लगा है। लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार एक यात्रा कर रहे हैं, समाज सुधार यात्रा, और उसको लेकर के नीतीश कुमार ने कल कहा था कि यात्रा नहीं रुकेगी। नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना निकलता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि जब से हमने जनता दरबार में काम करना शुरू किया है, जिसका मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में काम करना शुरू किया, उससे पहले जब से जनता दरबार लगता आया है तब से काम नहीं होता था, तब से मामले पॉजिटिव निकलने लगे हैं। बिल्कुल सत्य बात है। केवल मीडिया वाले ही नीतीश कुमार से खार नहीं खाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी की भाषा में कहें तो कोरोना भी नीतीश कुमार जी से खार खा रहा है और जहां वो काम कर रहे हैं वहां भी लोगों को संक्रमित कर दे रहा है। लेकिन एक जगह है जहां पर नीतीश कुमार भी मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमण नहीं फैलाएगा, वो है उनकी समाज सुधार यात्रा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के शब्दों में अगर समझें तो कोरोना भी एक जीव है, वो अभी जानता है कि काम अच्छा कहां हो रहा है, काम बुरा कहां हो रहा है। तो अच्छा काम करने वाली जगह पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और नीतीश कुमार जी के हिसाब से समाज सुधार यात्रा वो करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और कोरोना दोनों एक जीव है और दोनों के बीच दोस्ती हो गई है और दोनों ने ये अंडरस्टैंडिंग कैसे तय कर लिया है कि जहां पर अच्छा काम होगा वहां पर किसी को संक्रमित नहीं करना है। भले ही हजारों की भीड़ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग समूहों से आए जहां पहले संक्रमण के खतरे देखे गए हो, लेकिन वो भीड़ जैसे ही समाज सुधार यात्रा के नाम पर एकत्रित होगी हजारों लोगों की, वहां तुरंत खुद ब खुद संक्रमण अपने शरीर, उनके शरीर को त्याग करके छोड़ देगा। ये तमाम बातें नीतीश कुमार जी के असम्पशन के हिसाब से हम कह रहे हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अब ये दोनों बातें अपने आप में कितनी विरोधाभासी हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट पढ़ेंगे, समीक्षा करेंगे और कोरोना बिहार में फैल रहा है उसको देखते हुए बताएंगे कि बिहार में कोरोना के चलते क्या क्या पाबंदियां लगाई जाएंगी। बिल्कुल उसी समय नीतीश कुमार पूरे ठाट बाट के साथ, अपने समर्थकों के हुजूम के साथ पूरे बिहार में समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं वो रुकेंगी नहीं, चाहे संक्रमण की दर कितनी भी बढ़ जाए। आज के जनता जंक्शन शो में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट के साथ कोरोना का नया वेरिएंट बिहार के लिए विशेषतः कितना खतरनाक है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और यह जनता जंक्शन शो है। कोरोना के मुद्दे पर हम चलें उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं समाज सुधार यात्रा पर। नीतीश कुमार ने बीते दिनों पत्रकारों से खिसियाते हुए कहा था कि आपको समाज सुधार यात्रा से नफरत क्यों है। माननीय नीतीश कुमार जी, मीडिया को नफरत करने का अधिकार नहीं है, इसका काम सूचना देना है और अधिकार भी सूचना पहुंचाने तक का ही है। हमें आपसे नफरत नहीं है, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि आपसे समस्या बहुत है। आपकी इस ढोंगी समाज सुधार यात्रा से समस्या बहुत है। नहीं, हम आपके मंतव्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। कागजों में सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन जो आपका क्रियान्वयन है, जमीन पर जो होता है, उस पर सवाल उठता है। और अगर सवाल पूछना आपकी नजर में आपके प्रति नफरत है तो नफरत ही सही, लेकिन वो सवाल तो पूछा जाएगा कि 6 साल में आपने जो बिहार का हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान किया है, हजारों जाने गई हैं और माफिया की लाखों करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है, उसका जवाब क्या दे पाएंगे आप? उसके बावजूद आपके जैसा अनुभवी व्यक्ति बिहार में शराबबंदी क्यों नहीं कर पाया? 6 साल इतना पैसा और तमाम संसाधन और तमाम जाने गंवाने के बाद आपके जैसा अनुभवी व्यक्ति बिहार में शराबबंदी क्यों नहीं कर पाया? कागजों वाली शराबबंदी नहीं, असलियत में जमीन पर शराबबंदी क्यों नहीं कर पाया? उस सवाल को पूछा जाएगा। हम उस शराबबंदी की बात कर रहे हैं जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल के रास्ते बिहार में एक नए रूप में आती है, जो कागजों में तो दिखती नजर आती है लेकिन बोतलों में उसकी इज्जत लुट रही होती है। हमको समस्या उससे भी है कि क्यों आपके अस्पतालों के बेडों पर कुत्ते सो रहे हैं और आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है। हमको समस्या बेरोजगारी से है। हजारों लड़के क्यों आपकी पुलिस की लाठी खा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके नौकरी हासिल करना चाहते हैं। और हमको समस्या उस चीज से भी है कि आपके राज में अयोग्य व्यक्ति जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो सत्ता का अभिन्न अंग कैसे बना हुआ है। हमको समस्या उस शिक्षा व्यवस्था से है जहां आपके कुलपति भ्रष्ट हैं, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी भ्रष्ट है, जहां के स्कूलों में गाय भैंसे बांधी जाती हैं, गंदगी का अंबार लगा रहता है और पढ़ाई शून्य होती है। हमको समाज सुधार यात्रा से इन तमाम मुद्दों की वजह से नफरत है। आप इनको हल कर दीजिए, उसके बाद चाहे समाज सुधार यात्रा करिए या समाज बिगाड़ यात्रा करिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है।
असलियत में जमीन पर इन तमाम समस्याओं से कोई नहीं फर्क पड़ता है। इस चीज को कागज में लिख करके रख लीजिए। आप ये ठीक कर दीजिए। हमको ना आपके सामने कैमरा लगा करके आपकी बाइट लेने की जरूरत है, ना ही बॉलीवुड स्टार्स की तरह पपराजी बन करके आपके पीछे की फोटो खींचने का कोई शौक है। लेकिन यह सब आप नहीं करेंगे। मंच पर बैठ करके गाना सुनेंगे कि ये गजेड़ी गांजा पी के चिलम दिया लहराए, तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि जब बिहार भूखा मर रहा है, बिहार में ठंड से गरीब बच्चे ठिठुर रहे हैं, तो आपके पास गांजा और चिलम के अलंकारों से विभूषित ये लोकगीत सुनने की फुर्सत कहां से आ रही है। और हां, इस चर्चा में सिर्फ नीतीश कुमार नहीं शामिल है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और संभवतः अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव दूसरी तरफ बेरोजगारी हटाओ यात्रा करने के लिए वो भी तैयार है, वो भी ठीक कोरोना के बीच में। अब सवाल यह है कि दो नेता जो कि बिहार के वर्तमान में सबसे बड़े राजनेता माने जाते हैं, उन दोनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार की जनता कोरोना से मर जाए, उनकी यात्रा में उनकी अंधभक्त बनकर के भीड़ आए और वहां जाकर के मर जाए। कमोबेश बिहार ही नहीं, पूरे देश में यही हालत है। और उसके बाद सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जिस बेरोजगारी को हटाना चाहते हैं, या फिर बेरोजगारी के नाम पर वो कोरोना से संक्रमित करवा करके बेरोजगारों को ही हटा देना चाहते हैं, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। इसकी सीख भारत में इतिहास में मिलती है। गरीबी हटाओ का नारा किसी ने दिया और गरीबी हटाने की व्यवस्था बना दी थी। बाकी अब लौट आते हैं कोरोना पर। एक नजर डाल लेते हैं बिहार में अब तक कोरोना ने क्या कुछ गुल खिलाया है। अभी तक बिहार में कुल 7,28,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें 12,000 से ज्यादा मौतें ऑन रिकॉर्ड दर्ज हुई है। बिहार में आखिरी बार 100 से ज्यादा मामले जुलाई महीने में आए थे, साल 2021 के। लेकिन अब 3 जनवरी को 344 मामले सामने आए हैं, और वो भी एक ही जगह पर बड़ी संख्या में। जांच के बाद अभी ये मामले सामने आए हैं, और जब बिहार में पूरी क्षमता से जांच नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में ये चीज सामने आ रही है, इतने मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है, जिसका साफ मतलब है कि एक बार फिर से हम 6 महीने पुरानी त्रासदी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं, जिसने पूरे देश की एक वक्त पर कमर तोड़ दी थी, और खास करके बिहार का अच्छा खासा नुकसान किया था। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले बिहार के लोगों को आनन फानन में अपने घरों पर आना पड़ा था, जिसके लिए तमाम सरकारों ने कोई उनकी मदद नहीं की थी, और लॉकडाउन ने जमकर नुकसान पहुंचाया था, जान माल का नुकसान हुआ था, और एक बार फिर से वही डरावनी तस्वीर हम सब की आंखों के सामने तैर रही है। लेकिन कोरोना से बचने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो लॉकडाउन ही है, निर्विवादित रूप से फिलहाल के लिए, और धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और सरकार को अधिक सचेत होने की आवश्यकता है, और यह समझने की आवश्यकता है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी, जिस तरीके से लोग खाने तक को तरस गए थे, एक चावल के टुकड़े के लिए तरस गए थे, वो हालत नहीं होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार का हर व्यक्ति कम से कम पेट भर के खाना खाएगा, स्थिति चाहे कितनी भी भयानक हो जाए। अब यहीं पर एक और चीज आती है, जब लॉकडाउन की बात हो रही है, कोरोना के प्रसार की बात हो रही है, तो एक तरफ नेता है पप्पू यादव, वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है। यूपी के मुखिया ने भी कहा था, और अगर लॉकडाउन लगेगा तो हम सब उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं। यानी प्रदर्शन करेंगे, यानी भीड़ लेकर के सरकार के सामने पप्पू यादव अपनी बात रखेंगे। आप पप्पू यादव की विद्वता का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे समय में इग्नोर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तमाम अपनी निजी प्रतिद्वंदिता व मनस्यता से ऊपर उठ करके हमें बिहार और बिहार के लोगों के हित में सोचने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जो कल घोषणा करने जा रहे हैं, उसमें बिहार और बिहारी पहले होंगे, राजनीति और राजनेता बाद में। आपकी क्या राय इन तमाम चीजों को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के जनता जंक्शन शो की बड़ी खबर में इतना ही, साथ ही इस वीडियो को शेयर किया करिए। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनका खासा फोकस पूर्वांचल की तरफ है, और माना जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास को पंख लग गए हैं। पूर्वांचल में विकास को और गति देने के लिए रेल विमान के साथ साथ सड़क मार्ग का जाल बिछाया जा रहा है। अब गोरखपुर को एक नया एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। 500 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सोनौली 4 लेन पर पीपगंज के पास से शुरू होकर यूपी के 20 जिलों को छूते हुए शामली तक जाएगा, पश्चिमी यूपी तक। यानी पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी को पूरी तरह से जोड़ने का यह प्लान होगा। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा, और इसके लिए नए सिरे से उत्तर प्रदेश सरकार जमीनों का अधिग्रहण करेगी। इसके अलावा एक खबर भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई। चीन ने इससे पहले अभी हाल के दिनों में एक वीडियो जारी करके कहा था, जिसमें चीन के सैनिक गलवान में अपने इलाके में चीनी ध्वज फहरा रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं। उसको दावा किया गया था कि वो भारत के इलाके में है।
अब भारतीय सेना ने भी इसका जवाब देते हुए 2 तस्वीरें जारी करी हैं। चीन के दुष्प्रचार का भारतीय सेना ने जवाब देते हुए नए साल के मौके पर गलवान घाटी में भारतीय तिरंगा लहराया। समाचार एजेंसी एएनआई ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हाथ में हथियार लिए हुए हैं और एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथ में है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से। बरेली में कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर में महिला मैराथन का आयोजन कराया गया था, जिसमें महिलाओं के साथ साथ हजारों छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीड़ अधिक होने के कारण कई लड़कियां धक्की मुक्की के कारण गिर गई, जिनको चोटें भी लगी है। हालांकि कोई गंभीर रूप से वहां पर घायल नहीं हुआ है। इसको लेकर के बरेली के पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने बेहद बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वैष्णो देवी में भीड़ मच सकती है तो हमारी रैली में क्यों नहीं। आप विद्वता का अंदाजा लगाइए। इसके अलावा एक खबर बिहार से। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर उनके मामा साधु यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है। साधु यादव ने तेजस्वी के बेरोजगारी हटाओ यात्रा को ड्रामा करार दिया है। वो पहले भी बोल चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की तारीफ की है। पूर्व सांसद साधु यादव आजकल इधर उधर घूम रहे हैं, पार्टी में किसी जगह नहीं मिल रही है उनको। उन्होंने सीएम नीतीश के संबंध में कहा कि उन्हें बिहार के लिए जितना काम करना चाहिए था नीतीश कुमार उतना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं अपने भांजे तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि बिहार की जनता सब जानती है, तेजस्वी यादव को पहचान चुकी है। उन्होंने तेजस्वी के बेरोजगारी यात्रा को एक ड्रामा बताया है। आज के शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। जस्टिस नजीम वजीरी ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को 1 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए एक टिप्पणी की है। उसे अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के उल्लंघन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति 11 दिनों तक जेल में रहा और कागजों में इस दौरान वो जमानत पर बाहर था। कोर्ट ने कहा, पड़ोसियों या जिन्होंने गिरफ्तारी देखी है उन्हें दी गई कोई भी उस व्यक्ति के द्वारा सफाई याचिकाकर्ता और उसके रिश्तेदारों द्वारा झेली गई शर्मिंदगी और आक्रोश को कम नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी और कैद एक व्यक्ति को नष्ट कर देती है और कई अन्य निर्दोष रिश्तेदारों को कई रूपों में प्रभावित करती है। बाद में रिहाई या बरी एक निर्दोष को कोई सांत्वना नहीं देता है और प्रतिष्ठा की हानि या बहुमूल्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अस्थायी नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया, नोट किया कि जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के आरोप थे जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है और वह उस प्रकार की गिरफ्तारी की अपेक्षा नहीं करता था जिस प्रकार से यह की गई। अदालत का विचार था कि याचिकाकर्ता की खुद की पुलिस की शिकायतों का जवाब नहीं दिया गया और पुलिस अधिकारी की मनमानी जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके बाद यही कहा कि बाद में किसी निर्दोष की रिहाई या बरी होना कोई सांत्वना नहीं है, यह प्रतिष्ठा के नुकसान और बहुमूल्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हुए अस्थायी नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं देता है। इसी के आधार पर गिरफ्तार करने वाले पुलिस को अधिकारी को 1 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत सुकरात की तरफ से। सुकरात कहते हैं, दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, वो है ज्ञान, और एक ही चीज बुरी है, वो है अज्ञान। साधारण शब्दों में इतना समझे कि जिसके पास ज्ञान है वो तमाम अपनी कमियों को अपने ज्ञान के जरिए ढक सकता है और एक बेहतर दुनिया बना सकता है, लेकिन जो अज्ञानी है उसके पास तमाम अच्छाइयां हो, वो दुनिया को बेहतर बनाने में तृण मात्र का योगदान नहीं दे सकता है। बाकी मौज करिए। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। रोज 9 बजे यह कार्यक्रम आता है जिसमें हम बिहार और देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर बात करते हैं। इस कार्यक्रम को देखिए आप भी और इसको साझा भी किया करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।